Assalamu alaikum dear students, how are you? जी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो उसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो एनिमल्स खारिज करते हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि इन्वायरमेंट के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है। पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कुछ जानदार अमोनिया खारिज करते हैं, कुछ यूरिया खारिज करते हैं, कुछ यूरिक एसिड खारिज करते हैं। तो पिछले टॉपिक में तो हमने ये पढ़ा था कि नाइट्रोजनस वेस्ट की क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो जानवर खारिज करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम मुख्तलिफ जानदारों के बारे में पढ़ेंगे कि उनका तरीक़ाकार क्या है। नाइट्रोजन वेस्ट तो खारिज करने हैं, लेकिन किस तरीके से, किस मैकेनिज़्म से, कौन सा ऐसा उनमें स्पेशल निज़ाम है जिसके ज़रिए वो एक्सक्रीशन करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम हाइड्रा, प्लेनेरिया और अर्थवर्म, इन 3 एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। आप फर्स्ट ईयर में भी मुख्तलिफ चैप्टर्स में इन जानदारों के बारे में पढ़ चुके हैं, ख़ास तौर पे हाइड्रा, प्लेनेरिया। इसको आपने, हाइड्रा को तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ा, हाइड्रा को आपने गैस एक्सचेंज वाले चैप्टर में भी पढ़ा, हाइड्रा को आपने ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा। सेम इसी तरह प्लेनेरिया को भी आपने पढ़ा हुआ। पर उधर हम दूसरे सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रांसपोर्ट वगैरह। इस चैप्टर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ एनिमल्स को स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है, या हम वैरायटी ऑफ एनिमल्स क्यों स्टडी करते हैं, ताकि आपको बेसिकली पता चले कि जानदारों के दरमियान, जानवरों के दरमियान क्या क्या जो है डिफरेंसेस हैं। हाइड्रा सिंपल जानदार है, प्लेनेरिया थोड़ा उससे कम्प्लेक्स है, अर्थवर्म उससे भी कम्प्लेक्स है। तो आपको वैरायटी पता चलेगी कि मुख्तलिफ जानदार हैं तो उनके अंदर कैसे कैसे, किस किस मैकेनिज़्म के जरिए नाइट्रोजन वेस्ट खारिज होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा जो है बेसिकली सेम इसके साथ वही इस टॉपिक में हम कहेंगे कि जो हम पिछले फर्स्ट ईयर में कहते रहे कि इसमें कोई स्पेशल, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में कहा था सैक-लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक ही कैविटी है, माउथ के ज़रिए ही इंजेक्शन। फिर हमने ट्रांसपोर्ट में कहा था कि कोई स्पेशल निज़ाम नहीं है ट्रांसपोर्ट का हाइड्रा में। तो एक्सक्रीशन के लिए भी हाइड्रा में कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है। हाइड्रा हैज़ नो स्पेशल सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। पर जाहिर है एक्सक्रीशन तो हर जानदार ही करता है, चाहे वो यूनिसेलुलर क्यों ना हो। वेस्ट तो हर जानदार ही खारिज करता है। तो इसमें चाहे कोई स्पेशल निज़ाम नहीं है, लेकिन जाहिर है इसने भी तो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो फिर इसने भी नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह खारिज करने हैं। तो इसमें डिफ्यूजन मैकेनिज़्म होता है। इसकी बॉडी के अंदर कैविटी है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये डायग्राम में देखें, बॉडी के अंदर कैविटी है। फूड भी उसके अंदर से माउथ के ज़रिए आता है, वेस्ट भी खारिज हो जाते हैं, माउथ के ज़रिए भी खारिज हो जाते हैं। पर ज़्यादातर जो वेस्ट इसके सेल्स में बनते हैं, अगर आप इसको गौर से देखें ना, तो इसके एक नीला वाला पार्ट एक्टोडर्म है और अंदर जो येलो वाला पार्ट वाली लेयर है वो एंडोडर्म है। तो ये डिफ्यूजन होती है इसमें। जो बैरूनी लेयर है वो बैरूनी पानी के साथ, बैरूनी इन्वायरमेंट के साथ डिफ्यूजन कर लेती है, अमोनिया वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो बाहर खारिज हो जाते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूवमेंट को कहते हैं हम। तो इसकी स्किन में या एक्टोडर्म में जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो बाहर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और अंदर जो येलो वाली लेयर में जो नाइट्रोजन वेस्ट होंगे, वो जो अंदर वाला पानी है वो भी हालांकि बाहर से ही आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आइसोटोनिक सराउंडिंग, क्योंकि बाहर वाला इन्वायरमेंट ही अंदर वाला इन्वायरमेंट है। तो बेसिकली ये जस्ट डिफ्यूजन के ज़रिए नाइट्रोजन वेस्ट खारिज करते हैं, कोई स्पेशल निज़ाम नहीं है। इसकी बॉडी के अंदर अमोनिया ज़्यादा होता है, इर्द गिर्द वाले पानी में कम होता है। वो पानी अंदर बॉडी से बाहर डिफ्यूज़ होकर सेल्स से बाहर आ जाता है। इसकी बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा है सेल्स में, तो फिर वो डिफ्यूज़ होकर बाहर चली जाती है। बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है पानी में अगर, तो डिफ्यूज़ होकर एक्टोडर्म में आ जाती है, एंडोडर्म में चली जाती है। यानी बेसिकली डिफ्यूजन मैकेनिज़्म है, कोई स्पेशल निज़ाम नहीं।
इसके बाद है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया भी एक इतना कोई बड़ा कोई जानदार नहीं है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें इसका हाइड्रा के साथ तो ये उससे ज़रा कम्प्लेक्स है। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड ट्यूबुलर सिस्टम है प्लेनेरिया के अंदर। फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा कि प्लेनेरिया हैज़ स्पेशलाइज्ड ट्यूबुलर सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन, जिसे हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। ये जो इसके अंदर नालियों का निज़ाम होता है ना प्लेनेरिया के, उसे हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। और यहाँ इसका दूसरा नाम भी है फ्लेम सेल सिस्टम। ये इसकी नालियाँ उसी तरह ही हैं जैसे आपने फर्स्ट ईयर में 12th चैप्टर में पढ़ा था डाइजेशन इन प्लेनेरिया में। वो इंटेस्टाइन जो सीकी जिन्हें हमने नाम दिया था, वो पूरी बॉडी में फैली होती थी। तो इस तरह ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी जो नालियाँ हैं वो पूरी बॉडी में फैली होती, ब्रांचेज़ हैं उनकी नालियों की पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। और वही नालियाँ बाहर को भी खुलती हैं, जगह जगह पे सुराख हैं इसकी बॉडी में। तो इसके अंदर उन्होंने दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि दिस सिस्टम हैज़ एक्सटर्नल ओपनिंग्स, बैरूनी सुराख होते हैं इसकी नालियों के बॉडी के बाहर, जिससे उन्हें हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर्स। और अंदरूनी तौर पे जो ब्रांचेज़ हैं उनके ऊपर फ्लेम सेल्स लगे होते हैं, जैसे समझ लें कि कैप है। इंटरनल ब्रांचेज ऑफ ट्यूब्यूल्स आर कैप्ड बाय फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल क्यों कहते हैं? फ्लेम सेल जो है, तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि फ्लेम सेल्स हैव सीलिया इन देम। सीलिया जब बीट करते हैं, ऐसे लहलहाते हैं, तो उनके जो सीलिया की बीटिंग जो है, इट लुक्स लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम, ऐसा लगता है कि जैसे टिमटमाता हुआ कोई शोला है। तो दैट्स वाई वो एक फ्लेम सेल है। तो इसका पूरा जो अंदर नालियों का निज़ाम है, हर शाख के ऊपर फ्लेम सेल है। तो ऐसा लगता है जैसे अंदर फ्लेम सेल्स हैं, फ्लेम जल रहे हैं। तो बेसिकली इसलिए इसे फ्लेम सेल सिस्टम भी कहते हैं। असल में होता क्या है कि जब सीलिया की बीटिंग होती है तो फिर इर्द गिर्द से जो फ्लूइड है, जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब सेल्स के दरमियान जो खाली जगह हैं, टिश्यूज़ के दरमियान जो खाली जगह हैं, वहाँ जो फ्लूइड होता है वो फिर सीलिया की बीटिंग के ज़रिए, फ्लेम सेल्स के ज़रिए वो एक्सक्रीटरी नालियाँ प्रोटोनेफ्रीडिया में आ जाता है। उसमें से फिर जो वेस्ट वगैरह हैं वो नेफ्रीडियोपोर्स के ज़रिए बॉडी से बाहर जाते रहते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है। ये प्लेनेरिया को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर देखें पूरी बॉडी में ये नालियाँ फैली हुई हैं। और पूरी बॉडी में जो नालियाँ फैली हुई हैं और ये जो डॉट्स लगे हुए हैं बाहर किनारों पे, ऊपर उन्होंने लेबलिंग की नेफ्रीडियोपोर्स। तो यानी ये एक नहीं है, पूरी बॉडी में जगह जगह पे पोर्स हैं और अंदर नालियाँ। और इस हिस्से में उन्होंने नालियों की शाखों के ऊपर ये फ्लेम सेल लगा हुआ दिखाया। और अगर हम फ्लेम सेल को बड़ा करें तो ये इस तरह लगता है। अब ये देखें, इसके सेंटर में सीलिया है। सीलिया ऐसे बीटिंग करते हैं अंदर, ऐसे जैसे शोला कोई मोमबत्ती के ऊपर उसका शोला जल रहा होता है, तो अंदर सीलिया की बीटिंग उस तरह की होती है, इसलिए इसे तो कहते हैं फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल की बीटिंग की वजह से इर्द गिर्द का फ्लूइड इन नालियों में आता है। इन नालियों के ज़रिए ये देखें, यहाँ पे ये नीचे सबसे नीचे डायग्राम में नेफ्रीडियोपोर लिखा हुआ कि फ्लेम सेल के ज़रिए लिक्विड अंदर आएगा, वहाँ से वेस्ट नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए बॉडी से बाहर भेज दिए जाते हैं। तो प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म है। ये आप फर्स्ट ईयर में 10th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो फाइलम है उसमें आता है फ्लैट वर्म्स, ऐसे जानदार जिनकी बॉडी फ्लैट है। तो कुछ फ्लैट वर्म्स तो ऐसे हैं ना जो पैरासाइट्स हैं, यानी होस्ट के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो फिर जब वो होस्ट के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर उनके वो आइसोटोनिक होते हैं, मीन्स उनके अंदरूनी माहौल होस्ट के माहौल जैसा होता है। तो फिर वो जस्ट उनको वो नहीं करना पड़ता, पानी और नमकियात को बैलेंस में रखना पड़ता। आपको बताया था आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, दूसरे लेक्चर में हमने इस चैप्टर के में पढ़ा था। आइसोटोनिक में अंदरूनी माहौल बाहर जैसा होता है, इसलिए बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। तो जो पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो होस्ट की तरह आइसोटोनिक होते हैं। बस वो नाइट्रोजन वेस्ट ही खारिज करते हैं, पानी नमकियात की बैलेंस की ज़रूरत नहीं। पर जो फ्रेश वाटर में रहते हैं फ्लैटवर्म्स, ज़ाहिर है वो आइसोटोनिक नहीं है, उनका बाहर वाला माहौल क्या है, डाइल्यूट है।
तो डाइल्यूट एनवायरनमेंट में तो आपको पहले से अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि डाइल्यूट एनवायरनमेंट में पानी खारिज होता है और यूरिन भी जो खारिज होगी वो भी डाइल्यूट होगी। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में कंसनट्रेटेड यूरिन होती, तो फ्रेश वाटर वाले प्लेटफॉर्म्स डाइल्यूट यूरिन पैदा करते हैं। तो ये प्लेन एरिया था। प्लेन एरिया के बाद है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है, जिसे हम केंचुआ भी कहते हैं, इसमें कैसे एक्सक्रीशन होती है। ये भी एक वर्म है, पर उसमें वो फ्लैट वर्म था, उसकी बॉडी फ्लैट थी। ये वर्म है जैसे, मतलब उसकी बॉडी सर्कुलर होगी, फ्लैट नहीं होगी। अर्थवर्म में भी स्पेशलाइज्ड नालियों का निज़ाम है, इसे हम कहते हैं मेटानेफ्रीडिया। पहले पॉइंट में हमने लिखा कि अर्थवर्म आल्सो हैज स्पेशलाइज्ड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड मेटानेफ्रीडिया। अब सवाल ये है कि प्लेनेरिया की नालियों को हमने प्रोटोनेफ्रीडिया कहा, इसकी नालियों को हमने मेटानेफ्रीडिया कहा। बेसिक डिफरेंस क्या है? तो दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि मेटानेफ्रीडिया जो हैं आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोटोनेफ्रीडिया इन हैविंग 2 ओपनिंग्स। इसके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया जो उसमें था बेसिकली प्लेनेरिया में, उसकी बैरूनी ओपनिंग थी नेफ्रीडियोपोर, बॉडी के बाहर जो सुराख है। अंदरूनी कोई ओपनिंग्स नहीं थी, फ्लेम सेल्स लगे हुए थे। इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग भी है, एक्सटर्नल ओपनिंग नेफ्रीडियोपोर वही उसी तरह, पर एक इंटरनल ओपनिंग भी है जिसे हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। ये फ्लेम सेल की तरह नहीं है, बल्कि एक सुराख है, सुराख के इर्द गिर्द सीलिया लगे होते हैं। और अर्थवर्म की बॉडी जो होती है ना, वो सेगमेंटेड होती है, उसकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, पार्ट्स बने होते हैं। आगे मैं डायग्राम दिखाता हूँ, आप उसमें क्लियर हो जाएगा। और हर सेगमेंट में 2 नालियाँ हैं, 2 मेटानेफ्रीडिया एक सेगमेंट के अंदर है। ये डायग्राम में ये क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये आपके सामने डायग्राम, ये देखिए, इसकी बॉडी सेगमेंटेड है, पार्ट्स बने हुए हैं, और हर पार्ट के अंदर अलहदा से नाली है येलो कलर की, उससे हम कहते हैं मेटानेफ्रीडिया। और देखें, ये पीछे से तो उन्होंने दिखाया, ये पिछला हिस्सा, हर सेगमेंट में एक मेटानेफ्रीडिया आपको नज़र आ रहा है। ये सेगमेंट में एक, ये दूसरे सेगमेंट में, ये तीसरे सेगमेंट में एक, हर सेगमेंट में एक नज़र। पर चूँकि ये लेटरल साइड है, एक तरफ से देख रहे हैं, पर जब हम इस डायग्राम को फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से क्रॉस सेक्शन काटेंगे, तो एक मेटानेफ्रीडिया ये है, एक मेटानेफ्रीडिया ये है। और ये देखें, ये इंटरनल ओपनिंग है, जहाँ पे अब ये रेड सर्कल मैं कर रहा हूँ, ये नेफ्रोस्टोम है, ये अंदरूनी सुराख है। इसके इर्द गिर्द अगर आप गौर से आप देखें तो सीलिया लगे हुए हैं छोटे छोटे, इसके भी। और ये वाली जो ओपनिंग है, ये है नेफ्रीडियोपोर। ये तो क्रॉस सेक्शन में हमें नज़र आ रहा है ना, देखिए, ये हर सेगमेंट में पोर है, ये भी पोर, 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 ये भी, हर सेगमेंट का अलहदा पोर होगा। और चूँकि हर सेगमेंट में 2 मेटानेफ्रीडिया हैं, तो बेसिकली हर सेगमेंट के अंदर 2 नेफ्रीडियोपोर्स होंगे। और दूसरा, अगर हम गौर से देखें डायग्राम को, तो हर मेटानेफ्रीडिया के इर्द गिर्द ये रेड नालियाँ हैं, ये नहीं कहते हैं ब्लड कैपरीज। तो मेटानेफ्रीडिया आर कवर्ड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब मैकेनिज़्म उसी तरह होता है जैसा था प्लेनेरिया में, कि उधर फ्लेम सेल के सीलिया की बीटिंग हुई, यहाँ ये जो नेफ्रोस्टोम है, इनके सीलिया की बीटिंग होती है। ये देखें, यहाँ पे ये है नेफ्रोस्टोम, यहाँ पे ये है नेफ्रोस्टोम, यहाँ पे ये है नेफ्रोस्टोम के सीलिया की बीटिंग होती है। और बीटिंग की वजह से फिर क्या होता है, जो अंदर वाला फ्लूइड है, यहाँ पे उस फ्लूइड को हम सिलोमिक फ्लूइड नाम देंगे, क्योंकि ये जो अंदर कैविटी है ना, ये सिलोम है, वहाँ हमने नाम दिया था इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे एक स्पेशल किस्म की कैविटी बनी है, सिलोम, अंदर फ्लूइड है, सिलोमिक फ्लूइड। तो सीलिया बीटिंग प्रोपेल्स सिलोमिक फ्लूइड इनसाइड द मेटानेफ्रीडिया। तो सीलिया की बीटिंग की वजह से क्या होता है, जो इर्द गिर्द फ्लूइड है, ये देखें यहाँ पे ना, ये एरोज बनाए हुए हैं कि जब सीलिया बीटिंग करते हैं तो फ्लूइड अंदर जाता है नेफ्रोस्टोम में, फिर ऐसे मुख्तलिफ नाली के ज़रिए ऐसे गुजरता है, गुजरते 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 बल खाती हुई नाली से फिर नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए बाहर। इसको इस नाली में से गुजरना क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि सिलोमिक फ्लूइड में ज़रूरी नहीं वेस्ट ही हों, उसमें यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होते हैं।
जैसे पानी, सॉल्यूट्स वगैरह, वो फिर खून की जो नालियाँ हैं उसको एक्स्ट्रा पानी को, नमकियात को तो ख़ारिज करना होता है, पर जो ज़रूरी मकदार है जितनी बॉडी को चाहिए उतने पानी नमकियात तो जज़ब कर लिए जाते हैं। और जो बाकी बचता है, द लेफ़्ट ओवर, जो लेफ़्ट ओवर मटेरियल बाकी बचता है वो वही है वेस्ट विच आर डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द नेफ्रीडियोपोर। तो ये इसमें सिंपल सा मैकेनिज़्म था अर्थवर्म में। तो ये मुख्तलिफ एनिमल, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में कोई सिस्टम नहीं था, प्लेनेरिया में सिस्टम था, नालियों का निज़ाम, नेफ्रीडियो पोर्स के ज़रिए वेस्ट खारिज, इनको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, फिर अर्थवर्म में मेटानेफ्रीडिया। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे हमारे। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन काकरोच में कैसे होती है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इंसान के एक्सक्रीशन की तरफ चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लाजिम मुझसे पूछिएगा, और इनबॉक्स में ज़रिए या व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।